आप जब IPO करते हो तो यू आर नॉट जस्ट आंसरेबल टू योर स्मॉल शेयर होल्डर ग्रुप और योर फैमिलीज, यू आर आंसरेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब से 1.5 साल पहले चालू हुआ था। हमारा टारगेट था कि हम सितंबर तक लिस्टिंग के लिए अप्लाई, मतलब हाउ डिड योर थॉट फर्स्ट केम, लाइक व्हेन डिड यू डिसाइड लिस्ट करना है मुझे? सो बोलता ना कि हमारी कंपनी का एक 400 पेज डॉक्यूमेंट बनाना, मैं प्रोबेबली 4 पेज भी नहीं लिख पाता। बट टू मेक दैट बिग अ डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी, इट इज़ वेरी कमेंडेबल। तो समझ में आता है कि कहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। हमें क्या बोला गया था ना, हम एक मर्चेंट बैंकर के पास गए थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपना पहले टर्नओवर बढ़ाओ, प्रॉफिट्स बढ़ाओ, फिर आना। अगर मैं टर्नओवर और प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ा पाता तो मैं आपके पास क्यों आता, राइट? इन्वेस्टर का पैसा इधर उधर गलत जगह ना यूज हो। सर, पर एक इन्वेस्टर के लिए भी ज़रूरी है कि वो एक कंपनी को अच्छे स्क्रूटनाइज करे एंड नॉट जस्ट फ्रॉम दी बोर्ड बट खुद भी एक अवेयरनेस रखे। दैट इज़ वेरी ट्रू कि इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को अच्छे से स्क्रूटनाइज करके ही चीज़। मैंने कहा ना कि बहुत बार होता है कि लोग आते हैं, आपको ग्रिल करते हैं आपकी कंपनी के बारे में एंड धमकाते हैं। सो दैट हैज़ हैपेंड विद अस, which was an unfortunate thing. अगर वो BMW खरीदा है तो मुझे भी BMW खरीदनी है, मर्सिडीज़ खरीदनी है, whatever. तो अब जब लोग देख रहे हैं ना कि मेरे पीयर कंपनीज लिस्ट हो रहे हैं, तो वो भी आ रहे हैं कि नहीं, मेरे को भी लिस्ट करवाएं, मेरे को भी जानना है, पैसा तो मेरे को भी चाहिए। बट कोई हमारी कंपनी को सर्च करता ना तो गूगल के शायद 12th पेज तक भी हमारी कंपनी नहीं दिखती, राइट? क्योंकि जस्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। लेकिन अब IPO के बाद अगर कोई यूके में भी बैठ के हमारी कंपनी को सर्च करता है तो BSE पे। Welcome viewers to the first episode of our channel, which we have not named yet. Anyways, I am Manish Chaudhary, your host for today, and this is Tanish Agarwal, your co-host. And we are business and finance students based in Kolkata. We have a third host also, but he couldn't join us today, Sivesh Poddar. We are here to bring you content around finance, business, industries, economics, or anything else that interests us. Today, we have with us our first guest, Mr. Push D. Prungta. He is a graduate of St. Xavier's College, Kolkata. He is a CA and a CFA. He is also the director of Spinneroo Commercials Limited, a business based in Kolkata which deals in disposables and aluminum sheets. He is also the partner at PD Rungta & Co., a leading CA firm in Kolkata. Apart from this, he is an empaneled trainer at Boston Institute of Analytics, and he has a startup named FinanceSauce. Welcome, sir. We are glad to have you. Thank you so much for having me. Then let's begin the show. So off to, sir, could you please explain what do we mean by MSMEs in India? So when we think about MSMEs, we should think about small cottage industry companies, starting from small cottage industry companies. Okay. Basically, MSMEs are micro, small and medium enterprises, right? So in India, they have been defined on the basis of turnover limits and the fixed asset that they've invested in. Okay. So it could be 50 crores or 100 crores or 250 crores based on various limits that are there, and these limits are revised from time to time. So these are the companies which are MSMEs, and that's how they've been defined in India. Sir, can you also explain the SMEs focus segment in the Indian equity markets? So when we talk about SMEs in the Indian equity market context, तो जैसे हमारे पास 2 बोर्ड हैं फॉर द मेन बोर्ड IPOs, फॉर द मेन कंपनीज। एक BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो इन ही एक्सचेंजेस ने अपना एक सब बोर्ड बना दिया है SMEs के लिए, जिनको SME प्लेटफॉर्म बोला जाता है। तो BSE का BSE SME है एंड NSE का NSE इमर्ज है। तो दीज आर द 2 एक्सचेंजेस। तो ये जो छोटी कंपनीज हैं, छोटे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको अगर लिस्ट होना है तो ये 2 अवेलेबल ऑप्शंस हैं लिस्ट होने के लिए इंडिया में। ओके, एंड सर, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम द मेन बोर्ड जहाँ पे मैच्योर्ड एंड एस्टैब्लिश्ड कंपनीज लिस्ट होते हैं? सो जब हम लोग ये 2 के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में बात करें, तो मेन बोर्ड में क्या है ना, नेचुरली रेगुलेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसके अलावा क्या होता है, सेबी हैज़ द राइट to completely verify all the documents that are submitted for the IPO process in the main board IPO. Okay. लेकिन जब हम लोग SME IPOs में आते हैं तो SME IPO में सारा डॉक्यूमेंट जो होता है वो वेरिफिकेशन का काम एक्सचेंजेस का होता है। तो अगर आप BSE SME में लिस्ट करें तो BSE वेरीफाई करेगा, नहीं तो NSE वेरीफाई करेगा। एंड ऑफ कोर्स द क्राइटेरियाज आर मच मोर स्ट्रिंजेंट, एंड पोस्ट लिस्टिंग देयर आर मेनी compliances that need to be done at the company's end. बट SME में वो थोड़े कम है। जैसे बहुत सारे क्वार्टरली कंप्लायंसेस नहीं होकर हाफ ईयरली कंप्लायंसेस हैं,
ओके तो इस तरीके से कुछ कैविएट्स, कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं बिटवीन द टू। ये तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से हो गए, लिस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। Right. एक इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से हाउ इज दिस डिफरेंट? तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत डिफरेंस आ जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो क्या था ना, हमने जब स्टोरी चालू करें एसएमई सेगमेंट की, तो शुरू में जब कंपनीज लिस्टिंग होना चालू हुई थी तो इनिशियली उतना, क्योंकि एक अर्ली टेकर, अर्ली मूवर बहुत कम लोग होते हैं, अब जाके ये एसएमई सेगमेंट बहुत बड़े तरीके से फैल गया है इंडिया में। तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से ये बहुत रिस्की माना जाता है, क्योंकि लॉट साइजेस में शेयर्स ट्रेड करते हैं। यानी कि आज आप और हम अगर टीसीएस, इन्फोसिस ऐसी कंपनीज का शेयर्स खरीदना चाहें तो बहुत इजीली खरीद सकते हैं, एक शेयर भी खरीद सकते हैं। लेकिन इन कंपनीज का, क्योंकि ये कंपनीज में रिस्क इतना ज़्यादा है, तो अथॉरिटीज़ का ये कहना है, ये मानना है कि ये कंपनीज में सारे इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो इतना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखते हों, वेल इन्फॉर्म्ड हों, उनको ही इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मेरे ओपिनियन में ये थोड़ा सा डबल एज्ड है कि मान लो मेरा स्टॉक 60 रुपए का है और उनको किसी को भी मिनिमम 2000 का लॉट खरीदना पड़ेगा, 1,20,000 रुपए लगभग इन्वेस्ट करने पड़ेंगे फॉर इंस्टेंस। तो ये क्या है कि एक छोटे इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी रकम है। जो एक छोटा रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास मान लो सिर्फ लाख ही रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए, सो फॉर देम इट इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट टू इन्वेस्ट। तो मेरे को ये लगता है कि क्योंकि ये एक एसएमईज में इन्वेस्ट करने का मौका इज़ अ जाइगेंटिक वेल्थ क्रिएशन टेक्निक, मतलब जहाँ रिस्क्स बहुत हाई हैं गिवन, दैट इज़ ओके। बट अगर आपके पास आपका एनालिसिस का मेथड अच्छा हो, रिसर्च का फ्रेमवर्क बढ़िया हो, तो इन्वेस्टर्स को ये मौका मिलना चाहिए कि छोटे इन्वेस्टर्स भी कम पैसे लगा के बहुत बड़ा पैसा बना सके। तो मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल चीज़ है, एक डबल एज स्वॉर्ड है, बट दिस इज हाउ इट इज करेंटली। बट लिक्विडिटी कंसर्न्स भी तो आते हैं जो कि एसएमई में। करेक्ट, लिक्विडिटी कंसर्न्स आते हैं। तो क्या होता है, जैसे मैं मान लो मेरे पास एक एसएमई का स्टॉक है, हाँ नेचुरली एक लॉट में है, एंड मार्केट प्राइस मान लो 100 रुपीज़ दिखा रहा है। तो मुझे आज अगर उसे बेचना हो ना, तो मैं उसे 100 में नहीं बेच पाऊंगा, कुछ दाम कम में ही बेचना पड़ेगा, 99, 98 का सेल लगाना होगा। या फिर इफ आई हैव टू बाय एन एसएमई स्टॉक, अगर 100 रुपीज़ दिखा रहा है, आई हैव टू प्रोबब्ली बाय एट 101 और 100.5 और समथिंग। तो ये एक कंसर्न है। जब मार्केट क्रैश होता है तो उसको सेल कर पाना बहुत मुश्किल है उन शेयर्स को। लोड तो सर्किट ही लगती है। हाँ, सर्किट तो लगती है, और मान लो सर्किट नहीं भी लगे ना, तो उनके लिए बायर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि एसएमई शेयर होल्डर्स 200, 300, 1000, 1,500 शेयर होल्डर्स ही हैं। तो सेलर के लिए एक बायर मिलना और बायर के लिए एक सेलर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, विच इज़ अ लिक्विडिटी कंसर्न इन दिस सेगमेंट, बट दैट इज़ हाउ इट इज़ करेंटली। एंड सर, आप एसएमई कंपनी का एक लिस्टिंग प्रोसेस थोड़े सिंपल स्टेप्स में बता सकते हैं? तो जब एसएमई कंपनी के लिस्टिंग की प्रोसेस के बारे में बात करें ना, अगर आपकी एक एसएमई कंपनी है, तो सबसे पहले आप, अगर कंपनी नहीं है तो उसे कंपनी में कन्वर्ट करो, अपने बिजनेस को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ट्रांसफर करो, फिर उसे कन्वर्जन करो लिमिटेड कंपनी में। तो दैट इज हाउ इट इज डन। सो अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू अ लिमिटेड कंपनी। जैसे आप लिमिटेड कंपनी बनाते हो तो आपको एक बड़ा बोर्ड बनाना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, विमेन डायरेक्टर्स, ये सब लगेंगे आपको कंपनी में। एंड देयर आफ्टर यू शुड अप्लाई फॉर डीमटेरियलाइजेशन, क्योंकि अभी क्या है, डीमटेरियलाइजेशन के लिए बहुत लंबी लाइन लगी हुई है बिकॉज ऑफ रिसेंट नोटिफिकेशन एमसीए का कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैड टू गो फॉर द डीमटेरियलाइजेशन रूट। तो जो कंपनीज आईपीओ नहीं भी लाना चाह रही हैं उनको भी डीमैट करवाना पड़ रहा है। तो आप तो आईपीओ लाना चाह रहे हो तो आपके लिए तो ये मैंडेटरी है डीमैट करवाना। सो यू हैव टू ऑल्सो गो फॉर डीमटेरियलाइजेशन। ओके, so that is done. So these are the homeworks that can be done, or these are the things that can be done before you appear for an IPO or through the IPO process. And sir, other than the company, exchange and investors, इस process में और कौन से players and stakeholders रहते हैं? So other than the exchange, other than the company, there are a few more key, and of course investors, there are a few more key players that we miss out often. एक बहुत बड़े player हैं जिनको anchor investor कहा जाता है। ये बेसिकली कोई भी आईपीओ के सेलिब्रिटी इन्वेस्टर है। लोग कंपनीज वाई फॉर देयर कमिंग इनटू देयर कंपनी, दे रियली वांट देम टू कम इनटू देयर कंपनी सिंपली बिकॉज क्या होता है कि उनके आ जाने से मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनती है। क्योंकि ये बड़े बड़े कंपनीज हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज हो गए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए बड़े बड़े, इनको कंपनीज आईपीओ के पहले ही शेयर्स अलॉट करती है, काफ़ी हैवी डिस्काउंट्स में अलॉट करती है, एंड इनके पास टाइम होता है 3 से 6 महीने विद इन विच दे कैन डिस्पोज ऑफ देयर शेयर्स आफ्टर लिस्टिंग। सो दीज आर द सेलिब्रिटी इन्वेस्टर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस, एंड देयर आफ्टर कम्स द मार्केट मेकर।
तो मार्केट मेकर बेसिकली उसका जॉब है मार्केट में लिक्विडिटी बनाकर रखना। तो मार्केट में लिक्विडिटी कैसे बनेगी? अगर कोई बायर होगा और कोई सेलर होगा तो उसका बस यही काम है कि वो एक बायर और एक सेलर बनाकर रखे। ऑफन टाइम्स आप देखोगे कि जब एसएमई कंपनी लिस्ट होती हैं तो उनका कोई शेयर प्राइस में मूवमेंट ही नहीं मिलता। अगर आप बेचने जाओ तो आपको जैसे मैंने कहा कि आप बेचने जाओ तो आपको खरीदार नहीं मिलेंगे, खरीदने जाओ तो आपको सेलर नहीं मिलेंगे। तो मार्केट मेकर का यही काम है कि एक बाय ऑर्डर और एक सेल ऑर्डर मिनिमम लगा के रखना, ताकि मार्केट में शेयर के प्राइसेस बहुत अननेचुरली गिर नहीं जाए और बहुत अननेचुरली बढ़ ना जाए। यानी कितने टाइम तक चलता है मार्केट मेकर का काम? सो एक एसएमई प्रोसेस में, विच इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक एसएमई प्रोसेस में मिनिमम 3 इयर्स का मार्केट मेकर का रिक्वायरमेंट रहता है as a contract. Associated रहते हैं इनकी? So market makers have a fee. They get up to 5% is reserved for them for the IPO. They can choose to take lesser, but minimum 5% उनको लेना ही पड़ता है, up to 5%. So that is there. And उनका एक professional fees रहता है. Is it mandatory to have a market maker process में? So main board IPO में नहीं है, but SME process में एक मार्केट मेकर रखना मैंडेटरी है, सिंपली ताकि आपके जो बाकी इन्वेस्टर्स है, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनके साथ धोखा ना हो जाए, ताकि मार्केट मेकर आपका वो शेयर्स बायर को और सेलर को दे सके। We often hear term merchant banker. Right. होल प्रोसेस में मर्चेंट बैंकर होते कौन है, क्या करते हैं ये लोग? राइट तो मर्चेंट बैंकर आप समझ लो, अगर आप एक नाव में बैठे हो तो आपका केवैया है, बेसिकली आपको इस पार से उस पार ले जा रहा है, एक अनलिस्टेड स्पेस से लिस्टेड स्पेस में ले जा रहा है। मर्चेंट बैंकर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में मदद करता है, आपको गाइड करता है। आप देखो क्या है ना कि आप मान लो कहीं पार्टी में जा रहे हो, राइट, सो यू पुट ऑन परफ्यूम, आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे जूते पॉलिश करते हो, तो ये जूता पॉलिश करना, ये परफ्यूम लगाना, दीज आर थिंग्स दैट एक्सेसराइज यू, राइट। सो मार्केट मेकर का समझ लीजिए एक ऐसा ही काम है। आज तक बिजनेस होते आ रहा था कंपनी में, राइट, आगे भी होता रहेगा, बट मार्केट मेकर का बेसिकली काम ये है कि उसको अच्छे से बता पाना लोगों को, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो होता है ना, वो बिजनेस करना जानता है, बाकी कुछ नहीं जानता, राइट। लिस्टिंग में मर्चेंट बैंक का हेल्प करता है उसे, बहुत बड़ा हेल्प करता है, वही मेन की पर्सन है टू गेट द कंपनी लिस्टेड। सो दैट इज द रोल ऑफ अ मर्चेंट बैंकर। एंड इसमें लाइक कौन कौन सी टीम्स एसोसिएटेड रहती हैं? कोई लीगल टीम होगी? सो जब मर्चेंट बैंकर इज अ बिग एंटिटी, राइट, तो इसके अंडर एक लीगल टीम आ जाता है, वैल्यूअर्स आ जाते हैं, इंजीनियर्स आ जाते हैं। अब आप पूछोगे इंजीनियर का क्या काम है, तो जब कंपनी लिस्ट हो रही होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं, उस केस में उनको बताना होता है कि उनका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी क्या है और कैसे, अगर आप आईपीओ के थ्रू अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हो तो कैसे आपके वो कैपेसिटी को ऐड करेगा। तो ये काम इंजीनियर का है, तो उनके पास इंजीनियर के लोग होते हैं, उनके पास सीएस होते हैं, एनालिस्ट्स होते हैं, जस्ट फॉर दिस जॉब। सो दिस इज द होल। सो आप देख सकते हो कि इतना बड़ा एरिया है एक मर्चेंट बैंकर का, एंड दे आर ऑल्सो अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फ्रॉम बोथ सेबी एंड द एक्सचेंजेस। उनको बहुत सारे कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। इसी साल आपकी कंपनी लिस्ट हुई थी अप्रैल में, सो कंग्रेट्स ऑन दैट। थैंक यू। तो द फॉर्मल प्रोसेस सुनने में इट साउंड्स अ लिटिल इजी, बट ऑफ कोर्स व्हेनेवर वी डू एनीथिंग प्रैक्टिकल, हमें पता है कि a lot of hiccups come, Right. and process इतना smooth होता नहीं है। So how was your process? What were the hiccups? How was your Right. journey basically? तो हमारा लिस्टिंग का प्रोसेस एक डेढ़ साल पहले चालू हुआ था। हमारा टारगेट था कि हम सितंबर तक लिस्टिंग के लिए अप्लाई, मतलब How did your thought first came? Like when did you decide list करना है मुझे? काफ़ी सारे रीजंस थे, जो आई टेल यू कि हम लोग का क्या विजन था, क्या क्या रीज़न था। बेसिकली हम लोग जो मैन्युफैक्चर करते हैं ना, हम लोग एल्यूमिनियम कंटेनर्स भी मैन्युफैक्चर करते थे, लेकिन हमारी प्रोडक्शन रुक गई थी क्योंकि एल्यूमिनियम के प्राइसेस डबल हो गए थे विद इन 1 ईयर, 1.5 ईयर। एंड हमारा नेचर ऑफ इंडस्ट्री ऐसा है कि फिक्स्ड एसेट से ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट लगता है। तो जब वैसा होता है ना एंड इतना प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो इवन दो हमारे पास अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, लेकिन हम लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि बहुत वर्किंग कैपिटल का पैसा लग रहा है। तो हमने सोचा कि अगर लोन लेंगे तो बहुत इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाने वाला है, एंड आवर लोन वाज जस्ट अबाउट टू बी पेड दैट ईयर इन 2024। तो वी थॉट कि ठीक है, सो लेट्स जस्ट टेक द नेक्स्ट बिग लीप एंड लेट्स गो फॉर द आईपीओ प्रोसेस, रेज फंड्स फ्रॉम पब्लिक एंड ट्राई एंड increase our bandwidth, try and increase our sales, try and put that money into our working capital. So that was the main reason behind getting to an IPO. जब IPO प्रोसेस चालू हुआ तो हमारा टारगेट ये था कि हम लोग सितंबर तक अपना प्रोस्पेक्टस फाइल कर देंगे।
लेकिन फनीली इनफ बिकॉज यू नो फर्स्ट टाइम एज अ प्रमोटर यू माइट नॉट बी रेडी, तो हम भी रेडी नहीं थे. हम भी शेयर डीमेटेरियलाइजेशन के लिए डाल रखे थे, बट क्या हुआ, वो शेयर्स डीमेटेरियलाइज होने में काफ़ी समय लग रहा था. इंडिया स्लो ही चीज़ें होती हैं. तो बस अब हम लोग फंस गए उसमें. तो हमें फिर से 6 मंथ का फाइनेंशियल्स बनाकर फिर वी वेंट इनटू, सो दीज वर सम ऑफ द हिकअप्स दैट केम इन व्हेन थ्रू आवर आईपीओ प्रोसेस. हमें पूरा एक लीगल टीम अपना सेटअप करना पड़ा, हमें पूरा अपने प्रोसेसेस को डिफाइन करना पड़ा. बिकॉज आप जब आईपीओ करते हो तो यू आर नॉट जस्ट आंसरेबल टू योर स्मॉल शेयर होल्डर ग्रुप और योर फैमिलीज, यू आर आंसरेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो. तो टीम बनाना बहुत ज़रूरी है. तो दैट वी लर्न थ्रू द प्रोसेस कि टीम्स बनाना ज़रूरी है, लोगों को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, अपने प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज करना बहुत ज़रूरी है कि आप ऑपरेशन से उठ सको, आप डे टू डे वर्किंग से थोड़ा ऊपर उठ सको. टीम में डिफरेंट माइंडसेट होना चाहिए. एकदम बिल्कुल, आपके पास टीम होने चाहिए जो एक लीगल टीम अलग हो, बाकी एक सारे अकाउंट संभालने वाले लोग अलग हों, आप ऑपरेशन से बाहर हो सको. आपकी सेल्स टीम तो चल ही रही होगी, अपना परचेजिंग जो चल रहा होगा, लेकिन आपको ऑपरेशन से बाहर उठना बहुत ज़रूरी है. एंड प्रोसेस में जब आपका चालू हुआ, यू वेंट अहेड विद द डीमेटेरियलाइजेशन, उसके बाद हाउ डिड द प्रोसेस विद मर्चेंट बैंकर्स और डीलिंग विद द एक्सचेंजेस केम अप? So dealing with the merchant bankers and the process with exchanges was very smooth. मतलब हमें ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स नहीं आए. बड़ा चेकलिस्ट था, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन था, बट ऑनेस्टली अगर कोई मेरे को बोलता ना कि हमारी कंपनी का एक 400 पेज डॉक्यूमेंट बनाना, मैं प्रोबेबली 4 पेज भी नहीं लिख पाता. बट टू मेक दैट बिग अ डॉक्यूमेंट फॉर द कंपनी, इट इज़ वेरी कमेंडेबल. तो समझ में आता है कि कहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं. और क्या होता है ना कि लोग पढ़ते नहीं हैं प्रोस्पेक्टस के डॉक्यूमेंट को. सो व्हेन वी एज अ प्रमोटर व्हेन वी स्टडी द डॉक्यूमेंट, देन वी रियलाइज अच्छा हाँ ये तो हम लोग करते हैं, अच्छा हाँ ये भी करते हैं. बट क्या होता है ना, जब अपने सोचते हैं बिजनेस के बारे में तो अपने उतना बोल नहीं पाते, उतना समझ नहीं पाते. पता सब होता है. तो दैट वाज द बेनिफिट कि उन लोग ना वो सारी चीज़ों को उन्होंने ऐड किया, वो सारी चीज़ों को उन्होंने डिस्प्ले किया कि दिस इज व्हाट योर कंपनी डज. दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एनरिचिंग प्रोसेस. एंड सर, एक अच्छे मर्चेंट बैंकर को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक अच्छा मर्चेंट बैंकर आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बहुत सारे मर्चेंट बैंकर के पास जाओ. आप जितने लोगों से मिलोगे ना, जितने मर्चेंट बैंकर से मिलोगे, तो आपको आइडिया लगेगा कि बजट तो लगभग सेम है सब में. ठीक है, आपका कॉस्ट फिक्स्ड है बिकॉज दोज कॉस्ट्स आर ऑलरेडी मैंडेटेड कॉस्ट्स. उसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते. कोई मर्चेंट बैंकर आपको ओवरचार्ज नहीं करता. ये मार्केट रेट्स है. बट वॉट इज नॉट फिक्स्ड इज उनका हाव भाव. वो आपको कैसे गाइड करते हैं. फॉर इंस्टेंस, मान लो एक कंपनी है जो बहुत स्पेसिफिक है अपने रिक्वायरमेंट में, उसको X, Y और Z पर्पस के लिए ही पैसे उठाने. और एक और कंपनी है जिसने कुछ नहीं बताया कि किस स्पेसिफिक पर्पस नहीं बताया, सिर्फ जनरल पर्पस लिख दिया. तो आप एज एन इन्वेस्टर किसको चुनोगे? जो स्पेसिफिक बोल रहे, राइट. तो ये गाइड करने का प्रोसेस किसका है? मर्चेंट बैंकर का. तो ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा अपने मर्चेंट बैंकर में कि आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सके. समय पर आपको जो चीज़ें आपको चाहिए हो, जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए हो प्रिपेयर करने के लिए, वो सारे आपको प्रोवाइड किया जा सके. ताकि मतलब बेसिकली कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए आपके मर्चेंट बैंकर से. ईस्ट इंडिया में इफ वी लुक पर्टिकुलरली, सारे जो मेरे लिमिटेड नॉलेज में आर इन कोलकाता ओनली. बाकी उसके अलावा द टियर 2 और 3 सिटीज लाइक भुवनेश्वर और सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, पटना, वहाँ है नहीं इतने. Is there a specific reason for it? So you're talking about merchant bankers or are you talking about the companies? Companies तो हैं, but merchant bankers are concentrated in Kolkata only. Right, so that is true. कैलकाटा में ज़्यादा भीड़ है, merchant bankers ज़्यादा हैं. बट इसका कारण भी ये है कि ईस्टर्न इंडिया में अगर देखो तो डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है नहीं. वी आर अंडर डेवलप्ड एज दिस पार्ट ऑफ द कंट्री. तो यहाँ पे मर्चेंट बैंकर्स आपको सबसे डेवलप्ड पार्ट ऑफ द ईस्टर्न इंडिया में ही मिलेंगे, विच इज़ कैलकाटा. Right, so that is the main reason why you can find most merchant bankers here. But of course there's tremendous scope, क्योंकि अब देखने को मिल रहा है कि जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे पॉडकास्ट के पहले कि आपका एक फ्रेंड है जो वो भी IPO वो उड़ीसा से है और उसकी भी कंपनी की IPO आने वाली है. तो लोग उठ रहे हैं, लोग जाग रहे हैं, देख रहे हैं. जो वेस्ट में ऑलरेडी चालू हो चुका, वेस्ट में तो इट इज़ लाइक IPO इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर SMEs.
गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, वहाँ पे बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बट यहाँ ईस्टर्न साइड से कम है. वहाँ टियर 2 और 3 सिटीज में भी है मर्चेंट करेक्ट, बैंकर्स. राइट, Correct. राइट. सो सर, आपके हिसाब से कौन से कंपनीज होते हैं जो एसएमई आईपीओ के लिए आने ही चाहिए? लाइक उनको एक मैंडेट कर लेना चाहिए कि मेरे को जाना है एसएमई आईपीओ के लिए, वो कौन सी कंपनीज होने चाहिए आपके साथ? मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब एक क्वेश्चन से देता हूँ. हाँ. आप कभी गिरीश चंद का मीठा खाए हो? हाँ. खाए हो? अच्छा है हाँ. हाँ. और प्राइस भी ठीक ठाक ही है. यस. क्या उसको आईपीओ के लिए आना चाहिए? अगर आईपीओ में आता है और देश भर में मीठा बेचता है तो क्या अच्छा बिकेगा? हाँ, जरूर. क्या वो एक ईस्टर्न जोन में, एक कैलकाटा में एक मीठा वाला जो बैठा है, क्या वो एक ग्लोबल ब्रांड बन सकता है इंडिया के लिए? पोटेंशियल है. राइट. काफी अच्छा. तो हम लोगों को ना ये सोचना पड़ेगा, इस सोच से बाहर निकलना पड़ेगा कि सिर्फ बड़ी कंपनीज के लिए या बड़े हाउसेस के लिए आईपीओ है. नहीं है, बल्कि उसका उल्टा है. सबके लिए, जो अच्छी कंपनीज हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, ओवर डेकेड्स ऑफ डेकेड्स काम कर रही हैं, उन सबको आना चाहिए. हम लोग जिस टाउन से या जिस शहर से भी आते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे शहर में कोई एक टेलर है जो बहुत अच्छा काम करता है, कोई एक मिठाई वाला है जो बहुत अच्छा काम करता है, कोई एक कचौड़ी वाला है जो बहुत अच्छा कचौड़ी बनाता है. तो ये नहीं बोला कि सिर्फ कचौड़ी लेकर ही आईपीओ में आ सकता है, बट वाई नॉट थिंक अबाउट इट, क्योंकि वो भी अच्छा काम कर रहे हैं. अगर इतने सालों से बेच रहे हैं तो प्रूवन है, टेस्ट प्रूवन है, क्वालिटी प्रूवन है, प्राइसिंग प्रूवन है, बाकी कंपेटिटर्स को इतने साल से बीट करके आया है, तो कहीं ना कहीं तो वो कुछ ना कुछ स्पेशल होगा ना उसके बारे में. तो क्यों नहीं आना चाहिए? और हम लोग इंडिया जैसे कंट्री में बैठे हैं, वर्ल्ड ओवर प्रॉब्ली हम लोग हाथ में गिन सकते हैं कि कितनी कंट्रीज में ही ये ऑप्शन अवेलेबल है एसएमई आईपीओ का. इंडिया उसमें से एक है. सो मेरे को तो लगता है कि हम लोग एज इंडियंस वी वन द जेनेटिक लॉटरी, जो वॉरेन बफेट बहुत बार बोलते हैं that I have won the genetic lottery by having taken birth in USA. I think we as Indians have also won the genetic lottery by having taken birth in India, because we have this option. Not everyone does. Correct. So I think if you are a good business, please come. Also keep in mind, क्या होता है ना कि एक छोटी कंपनी को, एक प्राइवेट कंपनी के बिजनेसमैन को इंसेंटिव बहुत कम होता है प्रॉफिट दिखाने का. तो क्या करते हैं छोटे बिजनेसेस? क्या करते हैं? खर्चे बुक करते हैं, फेक एक्सपेंसेस बुक करते हैं, प्रॉफिट कंपनी से निकाल लेते हैं. ये थोड़ा चेंज करना होगा. अब आपको ये सोचना होगा कि आप जितना प्रॉफिट दिखाना चालू करोगे उतना आपके शेयर्स की प्राइसेस और वैल्यूएशन बढ़ेगी. वो जब विजन आ जाता है ना, तो यू आर आईपीओ रेडी. आई थिंक ऑल दीज कंपनीज, ऑल गुड कंपनीज शुड कम टू आईपीओ. Also, for our viewers, when we say small companies, we mean businesses that are above in turnover of 50 crores or 100 crores, which are in no way small, but in comparison to जो equity markets हैं जहाँ 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ की companies हैं, they're relatively small. But in absolute terms, a 100 crore business is in no way small, Right. but the terms are given in such a manner. Right. So moving on to our next question, sir. अगर एक company को next year ही अपना IPO लाना है, like पूरा मार्केट बुल मार्केट फेज में है एंड एवरीबॉडी इज फीलिंग एस्थेटिक एंड उसको नेक्स्ट ईयर अपना किसी भी हाउ बिजनेस लिस्ट करना है, तो क्या क्या स्टेप्स वो अभी ले सकते हैं गिवन दैट ही इज अ स्मॉल बिजनेस, मे बी लेट्स से 50-100 करोड़ का बिजनेस है? तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक करो. अगर आपका 3 से 5 साल का होराइजन है तो सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक करो, अपना प्रॉफिट्स दिखाओ, जो जेन्युइन आपकी प्रॉफिट्स है वो दिखाना चालू करो. उससे क्या होता है कि आपको अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है, क्योंकि आपकी अच्छी प्रॉफिट्स है पहली बात. तो फॉर एग्जांपल, आप मान लो आपके पास 10% आप प्रॉफिट दिखाते हो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड वहीं आपकी एक्चुअल प्रॉफिट 25% है. तो नेचुरल है ना, जो 25% जिसकी प्रॉफिट होगी, मार्केट उसको हायर वैल्यू करेगा, मर्चेंट बैंकर उसको हायर वैल्यूएशन दिला पाएगा. मल्टीपल बेटर मिलेंगे उसको. करेक्ट. सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सेकेंडली, जो हमें ध्यान रखना चाहिए, जो हम लोग की पहले भी बात हुई, कि हमें टीम्स बनाना बहुत ज़रूरी है. आईपीओ प्रोसेस के लिए आपको एक अच्छा लीगल टीम होना बहुत ज़रूरी है. आप अपना मर्चेंट बैंकर का स्क्रूटनी करना चालू कर दो, मार्केट स्टडी करना चालू कर दो, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कौन अच्छा मर्चेंट बैंकर है. टीम्स, जैसे मैंने कहा, लीगल टीम्स वो बनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारा जो 1.5 साल रहा आईपीओ तक आने का, उसमें आई डोंट नो, आई थिंक 1000, 1500, 2000 डॉक्यूमेंट्स से ज़्यादा या पॉइंट्स से ज़्यादा डॉक्यूमेंट शेयर हुए होंगे. सो यू नीड अ टीम
who can make those documents for you, who can provide it. And also जब एक कंपनी IPO के लिए जाती है तो उनको एक CS रखना बहुत ज़रूरी है. तो rather have that CS from day one, जो आपके कंपनी का ऑपरेशन समझे सारा. तो ये सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर कर सकता है अगर वो 3 से 5 साल का होराइजन ले रखा है तो. लेट्स से उस प्रमोटर का होराइजन थोड़ा इमीडिएट बेसिस में ही है, उसे लाइक नेक्स्ट 1 साल में ही करना है, वो शॉर्ट टर्म में एक्चुअली पॉसिबल है या फिर ही नीड्स टू हैव अ लॉन्ग टर्म व्यू? तो देखो, इट्स वेरी रिलेटिव. ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है. हमें क्या बोला गया था ना, हम एक मर्चेंट बैंकर के पास गए थे तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप अपना पहले टर्नओवर बढ़ाओ, प्रॉफिट्स बढ़ाओ, फिर आना. अगर मैं टर्नओवर और प्रॉफिट अपने आप ही बढ़ा पाता तो मैं आपके पास क्यों आता, सीधी सी बात. राइट? सो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मर्चेंट बैंकर सिलेक्शन प्रोसेस. लेकिन क्या है ना कि ये कंपनी टू कंपनी रिलेटिव है. हम लोग जब IPO पे गए थे तो हमारे यहाँ 40-45 करोड़ का टर्नओवर था और 1 करोड़ का लगभग पैट था, जिसपे वी गॉट अ वैल्यूएशन, वी गॉट लिस्टेड. बट अगर आपका पैट कम है, अगर आपका टर्नओवर कम है और आपको लगता है कि वहाँ पे आपके पास हेडरूम है ग्रो करने का विदाउट फर्स्ट रेजिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक, तो आप पहले नेचुरली ग्रो करो. जहाँ पे आप जाके लगा आपको स्टैग्नेट कर जा रहे हो, तब यू कम फॉर एन IPO. क्योंकि IPO लाने के पहले IPO क्यों लाना है वो समझना ज़रूरी है. वो फंड का काम क्या है, वो फंड का आप करोगे क्या, तो वो चीज़ सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है. एंड ऑफकोर्स अगर विद इन 1 ईयर लाना है तो आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्सचेंजेस के रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, जो कि आपको कोई भी मर्चेंट बैंकर भी बता देगा, राइट? तो ये सब आपको ध्यान रखना है बिफोर, इफ़ यू हैव अ शॉर्टर टर्म होराइजन. सो सर, हम जानते हैं कि इंडिया में सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड सोर्सेज से लोन्स मिल जाते हैं एक स्टेडी एंड स्टेबल बिजनेस को, राइट. तो वो एक IPO के लिए क्यों जाए जबकि उसको डेट इजीली मिल सकता है? देखो, डेट लेने से एक ऑब्वियस एक कॉस्ट ऐड हो जाता है, बट मोर देन दैट, आप एक IPO को ना सिर्फ एक फंड रेजिंग प्रोसेस मत समझो. IPO के पहले अगर कोई हमारी कंपनी को सर्च करता ना तो गूगल के शायद 12th पेज तक भी हमारी कंपनी नहीं दिखती, राइट? क्योंकि इट्स जस्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. लेकिन अब IPO के बाद अगर कोई UK में भी बैठ के हमारी कंपनी को सर्च करता है तो BSE पे इजीली हमारी कंपनी आइडेंटिफाई हो जाएगी. तो ये एक सिर्फ एक फंड रेजिंग प्रोसेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ब्रांडिंग एक्सरसाइज है. ये क्यों ब्रांडिंग एक्सरसाइज है कि आप जैसे ही BSE एक्सचेंज में लिस्ट होते हो ना, या NSE में लिस्ट होते हो, कोई भी एक्सचेंजेस में लिस्ट होते हो, ऑटोमेटिकली आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है. लोग आपको पहचानने लग जाते हैं. जो जानते थे वो और अच्छे से जानने लग जाते हैं कि अच्छा, अब ये ऐसी लेवल की पार्टी है. वेंडर्स आपको बहुत रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं. इवन अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर के जो आपके इम्पोर्टर्स हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनको इंडिया के बारे में शायद उतना नहीं पता. पर जैसे IPO होता है एंड यू शेयर विद देम दैट यू आर लिस्टेड ऑन वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सचेंजेस इन इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट प्लेस, ऑटोमेटिकली योर क्रेडिबिलिटी शूट्स अप. सो ये चीज़ डेट रेज होने से नहीं हो सकता ना. तो ये चीज़ आपको खाली IPO लाकर ही मिल सकता है. एंड ऑल्सो आप, हम लोग सब ना कितना भी वैल्यूएशन कर लें कि मेरा कंपनी 70 करोड़ का है, 80 करोड़ का है, 100 करोड़ का है, लेकिन मार्केट में उसका कोई 1 रुपया नहीं देने वाला. लेकिन जैसे ही आप IPO लाते हो तो वो ट्रू वैल्यू अनलॉक करने का तरीका IPO ही देता है आपको. एंड सर, ये क्रेडिबिलिटी लाइक हेल्प करता है कि बैंक से और सिक्योर्ड लोन्स हम इजी कॉस्ट पे ले सके, इस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प करता है इन द सेंस कि ना आपके पास और बैंक्स आना चाहते हैं, तो आपको और कंपेटिटिव रेट्स मिल सकते हैं लोगों से. और बैंक, जैसे पहले आप मान लो सिर्फ एक ही बैंक से काम करते थे, नाउ बिकॉज यू आर अ लिस्टेड एंटिटी, आपके कॉर्पोरेट गारंटी की बहुत वर्थ है और बैंक्स आपसे जुड़ना चाहते हैं. तो वो उस तरीके से जब भी आपका कोई रिन्यूअल हो, कोई टर्म लोन का रिन्यूअल हो, कोई CC का रिन्यूअल हो, तो और बैंक्स आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कंपेटिटिव रेट्स देते हैं. सो सर, ये सब तो हमने IPO के प्रोस सुन लिए, बट एक SME कंपनी जब IPO लाती है तो उसके कुछ कॉन्स भी होते हैं, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारे कॉन्स हैं, ये सही है, सिर्फ प्रोज नहीं है, कुछ कॉन्स हैं. तो मेरे को लगता है कि सबसे पहले जैसे आपका IPO आता है तो आपके बुक्स पब्लिकली खुल जाते हैं, सो एवरीवन नोज व्हाट यू आर अर्निंग, व्हाट यू आर नॉट. सो ये एक चीज़ है जो आपको अगर मार्केट में ये नहीं दिखाना चाहते हो.
दैट इज़ वन कॉन. सेकेंडली, अगर मान लो आपका कोई प्रोप्राइटरी सीक्रेट है जो आप विद इन द कंपनी ही रखना चाहते हो, सो दैट कुड कम आउट इन द ओपन. इट कुड नॉट ऑल्सो. ये दो है. तीसरा, और आई थिंक ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन है, कि लिस्टिंग प्रोसेस तो फिर भी ईजी है. डी लिस्टिंग या वापस प्राइवेट बनना, इट इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक कंपनी के लिए. So that is one of the biggest problem that a company could have. One of the biggest challenge that a company could face. Also, the other issue that we can face with this is that many times क्या होता है ना, आप IPO प्रोसेस के टाइम आपको इन्वेस्टर मेल्स आते हैं जो आपको ब्लैकमेल करते हैं. They would find silly reasons, silly problems, maybe in your statement somewhere, in your balance sheet somewhere, and फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं पैसे के लिए. In the sense? So they ask you for money, they ask you for things just so that they do not complain to the BSC. मान लो आपके प्रोस्पेक्टस में कहीं कोई ग्रामेटिकल एरर रह गया, मान लो कि प्रोस्पेक्टस में बैलेंस शीट में आपने फिक्स्ड एसेट की जगह पीपी की जगह फिक्स्ड एसेट लिख दिया, थिंग्स लाइक दैट. BSC उस पे फाइन लगाती है. नहीं, सो बट उस समय तो आप डरे हुए हो ना कि अगर आपका IPO रुक गया तो, राइट. तो ये एक इशू आ सकता है. तो दीज आर सम ऑफ द इशूज आई थिंक. बट आई थिंक जो प्रोज है ना, वो बहुत ज़्यादा आउटवे कर देते हैं कॉन्स को. ये सब है, बट प्रोज बहुत ज़्यादा है इससे. सो वैसा भी कोई फैक्टर है कि नाउ ऑल योर पार्टीज नो कि आपका मार्जिन क्या चल रहा है बिजनेस में? वो तो है ही, ऑब्वियसली है. एंड अगर आप प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर एक रिस्क स्टेटमेंट रहता है जहाँ पे आपको सारे रिस्क्स बताने होते हैं कंपनी के. सारा रिस्क्स आपको, यू हैव टू टेल देम, फुल डिस्क्लोजर, बिकॉज आपको इन्वेस्टर्स को सही सच बताना है, कहीं झूठ का काम नहीं करना. तो ऑल द रिस्क हैव टू बी डिस्क्लोज्ड. कि आपका मान लो कि आज ऑर्डर रुक गया तो सेल बंद हो जाएगा, ये मशीन बंद हो गई तो हमारा सेल डिसरप्ट हो सकता है. सो ऑल दैट हैज़ टू बी डिस्क्लोज्ड. तो ये भी एक फैक्टर है. बट आई थिंक दीज आर ऑल वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द बेनिफिट्स. सो वंस अगेन, लिस्टेड बिजनेसेस को सर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बनाना होता है. सो हाउ डू दे फाइंड दीज पीपल? अगर ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, लेट्स से Tier 2 Tier 3 सिटीज में, तो उनके पास एक्सेस नहीं है ऐसे लोगों की बहुत जल्द इमीडिएटली. तो हाउ डू दे फाइंड दीज पीपल एंड हाउ डू वी गेट देम ऑन बोर्ड ऑन आवर जर्नी? तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए आज के दिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डेटा बैंक है, जहाँ पे यू कैन फाइंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज हु आर लिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो आप उनको अपॉइंट कर सकते हो फ्रॉम देयर. यू कैन गेट डिटेल्स फ्रॉम देयर. बट मोर इम्पॉर्टेंटली, इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस. ये जो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो, ये वैसे लोग होने चाहिए जो आपके बिजनेस को समझते हो, आपके लाइन ऑफ बिजनेस से हो, जो आपको रेकमेंड कर सके. जो हमने पहले बोला ना कि आप डिसीजन मेकिंग को डेमोक्रेटाइज करो, तो वो कैसे होगा जब और समझने वाले लोग, इस चीज़ के बारे में नॉलेजेबल लोग अगर आपकी कंपनी से जुड़ेंगे और आपके डिसीजन मेकिंग पार्ट का हिस्सा बनेंगे, राइट? Then it becomes a democratic process. But traditional business में it is a little difficult because every businessman जिसने 0 to 1 बनाया, let's say my father or your father, whoever it is, they treat the business like their own child. तो फिर किसी और को जो कि नॉन फैमिली मेंबर है उसे प्रोसेस में लाना एंड उन्हें फिर डिसीजन मेकिंग पावर देना, क्वेश्चन करने की राइट देना, दैट इज अ लिटिल डिफिकल्ट. तो वो फेस किया आपने? नहीं, अभी तक तो थैंकफुली नहीं फेस किया, ये डिलेमा नहीं फेस किया. बट ये जेन्युइन है. दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन कि कैसे कोई अपने बिजनेस में किसी और बाहर वाले को घुसने दे. लेकिन आप ये समझो कि आप इतने सारे शेयर होल्डर्स को तो घुसने दे रहे हो ना. जब आप IPO प्रोसेस में आ रहे हो, इतने सारे बाहर वाले लोगों को घुसने दे रहे हो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो वाई नॉट दिस? प्लस जहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ओपिनियन होता है ना, वहाँ पे एक अच्छा ओपिनियन निकलता है. जहाँ पे आपके सारे येस सर वाले लोग हो ना आपके आसपास, तो वो डिसीजन मेकिंग थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है. मतलब वो बहुत गलत तरीका है मेरे को लगता है. जितना प्रोसेस डेमोक्रेटाइज किया जा सके, मे बी छोटे लेवल पे नहीं हो सकता, लेकिन जैसे ही आप 150 करोड़ 200 करोड़ 250 करोड़ की कंपनी बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली करना पड़ेगा. यू कैन नॉट जस्ट लेट इट बी ऑन वन मैन, ऑन वन पर्सन, राइट? So team making is an integral part. It is an integral part and it is also a future looking part because आपको आज नहीं करना, लेकिन टीम आज बना लेना है आगे वाले आने के समय के लिए. Also one person can only have limited skills only. तो true, very true, yeah. Moving on,
let's say there's a first generation entrepreneur, second generation, third generation, Yeah. and सबके mindset में बहुत अलग अलग ही thought process रहता है, सबका काम करने का तरीका different है, because let's say someone's grandfather who built from 0 to 1, they built in a very different situation. India 50 years back had a very different kind of economy. They have seen a lot more struggle. A second generation entrepreneur maybe कम देखा होगा, and we being Gen Z or millennial have seen very less struggle compared to our fathers and grandfathers, which I am grateful for, of course. But they built 0 to 1, and we are the ones who have to scale it from 1 to 10. तो उनके माइंडसेट एंड हम लोग के माइंडसेट में डिफरेंस है, उसमें क्लैशेस आती हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर लॉट मोर प्रूडेंट, दे हैव सीन अ लॉट मोर वर्स टाइम्स देन अस. तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स आती हैं. हाउ डू यू डील विद इट, एंड हाउ डू यू एक्चुअली कन्विंस समवन हु इज नॉट रेडी फॉर आईपीओ इन योर फैमिली और रेजिंग फंड्स? तो ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, ये बहुत रियल क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग अपने एक जनरेशन, पुराने जनरेशन को समझाएं कि हम लोग को आईपीओ के लिए जाना चाहिए. तो इसके लिए ना मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ. जस्ट टेल मी, ईदर ऑफ यू, वुड यू लाइक टू ओन 100% ऑफ अ 50 करोड़ कंपनी, और वुड यू लाइक टू ओन 50% ऑफ अ 250 करोड़ कंपनी? 50% of 250 250 crore company. तो वो जो छोड़ने में जो झिझक होती है ना, जो हेजिटेंसी होती है अपना कंट्रोल छोड़ने में, अपना डिसीजन मेकिंग को थोड़ा सा छोड़ने में, वो तभी उसको हटाया जा सकता है व्हेन दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड टू आवर एल्डर जनरेशंस, बिकॉज इट इज समथिंग डिफिकल्ट टू ग्रास्प एंड डिफिकल्ट टू बी ओके विथ, क्योंकि उन्होंने जीरो से बनाया है, आपने तो बाद में एंटर किया है और आप बेचने की बात कर रहे हो. तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है उनको समझाना ये चीज़. बट आज आप देखोगे ना कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, इलॉन मस्क, अंबानीज, टाटाज, ये सबका वेल्थ बिजनेस से तो क्रिएट हुआ ही है, बट स्टॉक मार्केट ने भी इक्वली उनको रिवॉर्ड किया, राइट? बिकॉज यू आर स्टिल द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ योर कंपनी, राइट? Even if you sell some shares from your company and get an IPO, you're still the biggest shareholder and the biggest beneficiary. अगर आपका शेयर 100 से 200 हो जाता है तो आप ही सबसे बड़े बेनिफिशियरी हो गए ना, राइट? सो दैट, एंड थर्डली दे ऑल्सो डिजर्व टू रीप बेनिफिट्स फ्रॉम द बिजनेस दैट देव ग्रोन फ्रॉम ग्राउंड अप. और नहीं तो एक बिजनेसमैन को क्या एग्जिट है? एक बिजनेसमैन का बिजनेस इज कंटिन्यूअस, क्योंकि कोई एग्जिट नहीं है. वो बिजनेस चालू कर पाते हो आप निकल नहीं सकते बिजनेस से. दिन रात लगाने पड़ते हैं चालू करने के लिए. सो ये एक तरीका है आपको अपना जो मेहनत लगाया है, समय लगाया है, खून पसीना लगाया है, उसको निकालने का किसी तरीके से इन फॉर्म ऑफ सम मनी फ्रॉम एन आईपीओ. बट ऑल्सो कि अगर लेट्स से प्रमोटर बेच रहे शेयर्स तो उसको बहुत नेगेटिवली देखा जाता है इक्विटी मार्केट में. बिल्कुल. सो आई नो, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी, लेकिन मैं आई टेल यू व्हाई इट इज नॉट. जब बड़ी कंपनीज होती हैं ना, जब कंपनीज 300-400 करोड़ और उससे भी ज़्यादा 1000-2000 करोड़ चली जाती हैं, तो वहाँ पे ओएफएस को इतना नेगेटिवली नहीं देखा जाता है, मेन बोर्ड में नेगेटिवली नहीं देखा जाता. जैसे Hyundai का आया था आईपीओ, इट वाज एन ओएफएस ओनली. कैन यू एक्सप्लेन ओएफएस फॉर व्यूअर्स? सो ओएफएस इज ऑफर फॉर सेल. ऑफर फॉर सेल एक ऐसा तरीका है आईपीओ में लाने का जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर होते हैं वो अपना कुछ शेयर या सारा शेयर मार्केट को दे देते हैं फॉर सम प्राइस. सो बेसिकली प्रोमोटर्स वो लोग हो गए जिन्होंने बिजनेस बनाई है, वो एक लाकर एक लेवल पे खड़ा कर दिया उन्होंने. नाउ थ्रू एन ऑफर फॉर सेल दे गेट एन एग्जिट, राइट? तो ये बड़े कंपनीज में तो ये माना जाता है इट इज ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन यहाँ पे अपने छोटे कंपनीज में आते हैं ना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि ये छोटे कंपनीज में एक या दो डिसीजन मेकर होते हैं, और अगर वही पूरा एग्जिट कर जाएंगे तो चलाएगा कौन? बिकॉज फैमिली रन बिजनेस है. करेक्ट, फैमिली रन बिजनेस है, एक फादर और एक सन का बिजनेस है जनरली इन इंडिया. तो फैमिली रन बिजनेसेस में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है छोटे बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं मिल रहा. बट जैसे मैंने कहा ना, जैसे आप प्रोसेस को डेमोक्रेटाइज कर दिए, जैसे आप जैसे बढ़ने लगे, थोड़े बड़े होने लगे, तो वहाँ पे ओएफएस में कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट. ऑल्सो सपोज कोई इंसान बीओडी बना रहा है एंड ही इज इंक्लूडिंग एक्सटर्नल पीपल उसमें, एंड उसके बाद वो एग्जिट करता है, देन इट इज अ लिटिल ओके फॉर द शेयर होल्डर्स, राइट? हाँ, नहीं, सो सिर्फ बीओडी बनाना नहीं, एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट को लाना बहुत ज़रूरी है. एंड ऑल्सो आपकी कंपनी कहीं एक लेवल पर पहुंचे, फिर आप अगर एग्जिट करो, एग्जिट भी मत करो. मान लो आप 100% ओन करते थे
या आपकी फैमिली 100% ओन करती थी, आप तो 25% IPO में बेच रहे हो, वो पैसा अब कंपनी में आ रहा है. अब आई थिंक देयर इज सम लिमिट, आई थिंक अप टू 20% इन एन SME IPO कैन कम थ्रू एन ऑफर फॉर सेल ऑल्सो. तो आप 20% भी मत करो ना, आप 5 या 10% तो कर ही सकते हो, क्योंकि everyone deserves their fair share of hard work that they've done. So this is their fair share of hard work. अगर आपने अच्छा बिजनेस बनाया है और लोग उसको अच्छा वैल्यूएशन दे रहे हैं, तो आप डिजर्व करते हो कि आपने जो मेहनत किया उसका आप कुछ पार्ट निकालो. सर पर इतने प्रोज होने के बावजूद भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल पर्टिकुलरली Tier 2 और Tier 3 सिटीज़, जैसे कोई प्रमोटर सुनता है कि लिस्टिंग का बात आ गया, कोई बिजनेस ओनर सुनता है बिजनेस लिस्ट कराना है, उसके माइंड में इट्स अ रेड फ्लैग. ये क्यों है ये माइंडसेट? इज इट बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन गैप, नॉलेज गैप, वो अपने बुक्स में इतना क्लीन नहीं रख रहे हैं? व्हाई इज इट? आई थिंक इट्स ऑल ऑफ इट. आई थिंक बिकॉज क्या होता है ना कि हमें यहाँ पे इंडिया में हम लोगों को चाहे वो कोई भी अथॉरिटी हो, सबको बहुत डर लगता है कि आज ये कहीं घुस ना जाए, कहीं मेरा धंधा ना देख ले, आसपास वाले लोग मेरा बिजनेस ना देख लें, अगर ये घुस जाएंगे तो मेरे को शायद इतना पैसा देना पड़ जाएगा. तो ये सारी चीज़ें सबको होती हैं, सारे बिजनेसमैन को ये डर होता है. तो ये जो डर है ना, दैट इज़ द मेन रीज़न कि लोगों को थोड़ा सा हेजिटेंसी था. लेकिन अभी बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है. एक इन्फॉर्मेशन गैप था, वो इन्फॉर्मेशन गैप अब छोटा होते जा रहा है. तो क्या हो रहा है कि जैसे पहले जो आज के दिन आपको कोई भी अगर बिजनेस चालू करना है फ्रॉम स्क्रैच, तो आपको सीखने के लिए कैसे करना है, उसके लिए लोगों से मिलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा. You can easily find people who can guide you or tell you how the business is. तो ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस है, जहाँ पे ये हेजिटेंसी पहले थी लेकिन अभी कम होते जा रही है. लोगों में अभी भी हेजिटेंसी है लेकिन इट इज रिड्यूसिंग. ऑल्सो डू यू थिंक कि पोस्ट 2016-17 तो ऐसे बुक्स क्लीनर हुए हैं जो बिजनेसेस हैं उनके? आई थिंक इवन पोस्ट कोविड आई थिंक बहुत सारी कंपनीज आई हैं. बुक्स तो क्लीन करना ही पड़ेगा बिफोर यू कम टू एन IPO, बट बहुत सारे कंपनीज अब और आए हैं. सिंपली बिकॉज क्या होता है कि अगर आप अपने देखते हो कि आपका पड़ोसी आपसे ज़्यादा अच्छा करने लग जाता है ना, तो आपको रहता है कि नहीं मेरे को भी कर रहे हैं, मुझे भी, अगर वो BMW खरीदा है तो मुझे भी BMW खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, वट. तो अब जब लोग देख रहे हैं ना कि मेरे पीयर कंपनीज लिस्ट हो रहे हैं, तो वो भी आ रहे हैं कि नहीं मेरे को भी लिस्ट करवाएं, मेरे को भी जानना है, पैसा तो मेरे को भी चाहिए. बट अगर इंटेंट एंड विजन सही रहना चाहिए, आपका इंटेंट होना चाहिए कि आप वो जो पैसा रेज करे उससे क्या करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए, एंड विजन होना चाहिए कि आप आगे क्या देखते हो 5-10 साल में, आप अपने लिए और आपके बाकी शेयर होल्डर्स के लिए कैसे वैल्यू क्रिएट करते हो. जैसे कि हर प्रमोटर तो बोलेगा कि आई एम हियर फॉर क्रिएटिंग वैल्यू फॉर शेयर होल्डर्स, इट्स अ लाइक कॉमन स्टेटमेंट. बट देन हाउ डू यू आइडेंटिफाई द गुड वंस फ्रॉम द बैड वंस, गुड कंपनीज फ्रॉम द बैड कंपनीज? So I think there are a few ways to identify a good promoter from a bad one, or from an investor perspective. तो जब आप प्रमोटर से मिलो ना, तो अगर आप मिल सकते हो उनसे, अगर आपके पास एक्सेस है, तो लोगों के बॉडी लैंग्वेज से, उनके बोलने के तौर तरीके से आपको यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो दैट इज़ वन. बट से आप नहीं मिल सकते. यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू बॉम्बे और दिल्ली और इंदौर और वेरेवर दैट प्रमोटर इज लोकेटेड. ठीक है, तो कुछ और तरीका है जिससे आप देख सकते हो. सबसे पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रमोटर का स्टेक कितना है कंपनी में, एंड कितना ज़्यादा प्रमोटर इन्वॉल्व है उस कंपनी में, राइट? अगर अच्छा खासा स्टेक है देन इट इज़ अ ग्रीन फ्लैग. इफ नॉट देन इट इज़ अ लिटिल रेड फ्लैग, बिकॉज कंपनीज छोटी हैं, अभी भी प्रमोटर रन है, राइट? सो दैट इज़ वन. द अदर इज़ कि व्हेन यू लुक एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है. एक हैवी इंजीनियरिंग गुड्स में यू वांट इंजीनियर्स ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वहाँ पे CAs का कोई काम नहीं है. आई ऑल्सो हर्ड इन एन इंटरव्यू कुछ साल पहले कि इफ देयर आर वुमेन इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि उसी फैमिली को बिलोंग करती है, प्रमोटर फैमिली का, दैट इज़ अ वेरी गुड साइन. कैन यू एक्सप्लेन इट? तो बहुत बेसिक ये है, हमारे मारवाड़ी घर में ये सोचा जाता है कि विमेन को नहीं इन्वॉल्व करना है बिजनेस में, नॉट बिकॉज ऑफ सम सेक्सिज्म, दैट माइट बी देयर, बट उससे ज़्यादा क्यों नहीं इन्वॉल्व करना है, क्योंकि मेरे को धंधे का प्रॉब्लम घर पे नहीं लाना है. कोई ऑफिसर घर पे ना घुसे, वाइफ को कोई क्वेश्चनिंग ना करे, ये सारे एक थॉट प्रोसेस होते हैं इन द बैक ऑफ द माइंड. इस चीज़ को अगर कोई कंपनी चेंज कर सकती है by getting women director on their board from their families,
ये दो चीज़ दिखाता है. एक तो दिखाता है कि you have a very broad vision. सेकेंडली ये दिखाता है कि आप अपनी कंपनी के बारे में इतने कॉन्फिडेंट हो कि आपका धंधा इतना साफ है कि आपने अपने विमेन ऑफ द फैमिली को ऑल्सो यू इन्वॉल्व इन योर बिजनेस, राइट? सो दैट इज द टू वेज दैट ये सब क्या ना थंब रूल्स है. ये सब ऐसे देख के थोड़ा सा अनकन्वेंशनल चीज़ है. ये कोई फाइनेंशियल मेट्रिक नहीं है, लेकिन ये सब थोड़ा सा थंब रूल है आइडेंटिफाई करने का. वैसे ही जो डायरेक्टर्स 40 से 60 के एज में हैं जहाँ पे वो दैट इज द पीक गोल्डन पीरियड फॉर क्रिएटिंग वैल्यू. तो आप अभी थोड़े यंग हो उसके लिए. I am very young. But you have directors in that age group. Yeah. So do we need 2 to 3 generations? Yeah. It is better to have two to three generations simply because जैसे आप बात कर रहे हो कि आपको अपने फैमिली बिजनेस में IPO लाना है एंड कैसे पापा को कन्विंस करें, राइट? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ थॉट्स, ये नया थॉट्स आना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस एंड आपका ये नया आइडियाज़, जब ये दोनों चीज़ मिलते हैं ना, सो दैट क्रिएट्स ट्रमेंडस वैल्यू. एंड जो इन्फॉर्मेशन गैप होता है वो भी कम हो जाता है. बिल्कुल, बहुत कम हो जाता है. जैसे आपको जो नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हो, तो वो चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने बिजनेस में. Sir, moving ahead from these topics, do you think इकोनॉमी में in general जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, particularly post COVID, are they struggling थोड़ा इंडिया में and even globally, and the larger ones are doing much better? I think there are a few economic reasons and some inefficiencies involved because of which this has happened. This is true. छोटे कंपनीज थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा कर रहे हैं. एक तो सब ने एक्सपीरियंस किया है a lot of competition. And there has been a change in the mindset of young people जहाँ पे लोग businesses में घुसना चाहते हैं. They don't want to be salaried. They want to make something of their own, right? तो उससे कंपटीशन बढ़ा है. एंड क्यों कंपटीशन, एंड क्यों ये पहले नहीं था और आज है? सिंपली बिकॉज जो इंफॉर्मेशन आर्बिट्राज था, जो गैप था, जो मिस इन्फॉर्मेशन या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण और आप हमारे पेरेंट्स के उस इन्फॉर्मेशन के जानने के कारण जिन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर पाए थे उस समय और जो बाकी लोग नहीं कर पाए, आज वो गैप ख़त्म होते जा रहा है. जिसके कारण क्या हो रहा है, और लोग बिजनेसेस में घुसते जा रहे हैं. तो वो कंपटीशन तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा. सो दैट इज़ वन. द अदर इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक रीजंस, बिकॉज लास्ट 2-3 साल को अगर अवॉइड कर दें, उसके पहले से क्या होता आ रहा है, ये ट्रेंड ये रहा है कि प्राइसेस हैव रियली शॉट अप. थिंग्स हैव बिकम मच मोर एक्सपेंसिव फॉर बिजनेसेस, बी इट पावर कॉस्ट्स, बी इट फ्यूल कॉस्ट्स एंड एवरीथिंग. सो दैट हैज़ बिन अनदर रीज़न. थर्डली, बहुत सारे टैक्स इनएफिशिएंसीज एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, जिसको अभी बात किया जा रहा है कि प्रॉब्ली मल्टीपल, जैसे जीएसटी के मल्टीपल टैक्स स्लैब्स को 1 या 2 टैक्स स्लैब में ला दिया जाएगा, विच विल बी अ बिग बूस्ट टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो अभी तक नहीं था. तो 8 साल से जीएसटी है, लेकिन 4 स्लैब में काम हो रहा है. तो वो प्रॉपरली वो ट्रांसलेट नहीं करता वो जीएसटी कि फाइनल कंज्यूमर को ही टैक्स करे. तो वो इनएफिशिएंसीज थी. प्रॉब्ली अब धीरे धीरे करके वो खत्म होंगी. उसके अलावा वी सी दैट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस आर स्ट्रगलिंग अ लिटिल मोर देन मे बी रिटेल या फिर कोई इंजीनियरिंग या रियल एस्टेट कंपनी हो. इज समथिंग बगिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफ इंडिया एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर? आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसमें? आई थिंक ऑपरेटिंग हियर, बीइंग हियर इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, देयर आर अ फ्यू थिंग्स जो यहाँ पर लेबर लॉज को लेकर है, एंड जो इश्यूज हैं यहाँ पर, बी इट लैंड, बी इट रिलेटेड टू लैंड, or be it related to labor, be it related to power. So there are a few issues which we can of course talk about off the record, but probably we shouldn't talk on the record. Yeah. All right. So sir, moving on, हमने देखा है कि पोस्ट कोविड एरा में बहुत सारे SME IPOs आए हैं, मेन बोर्ड IPOs आए हैं, एंड SMEs की अगर बात करें तो अराउंड 600-700 IPOs आए हैं पोस्ट कोविड. सो सर, इसका क्या ऐसा रीज़न था कि इतना बूम दिखा हम लोग को? अरे तनिष, अगर आपका फ्रेंड अगर बहुत अच्छा करे तो अच्छा लगता है. लेकिन आप अगर खराब करो और तब वो बहुत अच्छा करे तो अच्छा नहीं लगता. हाँ. तो क्या हुआ है ना, एक्चुअली वही हुआ है कोविड के बाद, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज का IPO आया है, लोग देख रहे हैं, पीपल आर सीइंग दिस, तो लोग को रियलाइज हो रहा है कि नहीं, हम भी ला सकते हैं, हमारे बिजनेस में भी वो दम है कि अपने भी IPO ला सकते हैं. एंड आप समझो ना, आज के दिन इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ का है, बहुत सारे लोग हैं.
तो जितने लोग ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा बिजनेस ओनर्स होंगे। करेक्ट। तो अगर ज़्यादा बिजनेस ओनर्स होंगे तो ज़्यादा लोग आगे आएंगे अपना IPO लाने के लिए, राइट। जैसे ही ज़्यादा बिजनेसेस बढ़ जाते हैं, भले ही वो मार्केट कैप में बहुत छोटा हो सकता है एक बिजनेस 1 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ वॉटेवर बी, लेकिन ज़्यादा बिजनेस ओनर्स हैं। अगर ज़्यादा बिजनेस ओनर्स हैं तो ज़्यादा कंपनी आएंगी लिस्टिंग के लिए। एंड अभी तक BSE एंड NSE बहुत अग्रेसिवली मार्केट कर रही थी, प्री कोविड तक बहुत अग्रेसिवली मार्केट कर रही थी SME एक्सचेंजेस को। तो दैट हैज शोन इट्स रिजल्ट्स नाउ। एंड सर मार्केट में भी मैच्योरिटी आया है पोस्ट कोविड। करेक्ट, मार्केट में भी मैच्योरिटी है, लोग एक्सेप्ट करने लग गए। आप फर्स्ट मूवर हो गए तो लोग बोलेंगे नहीं तुम जाओ, हम लोग आते हैं पीछे। बट नाउ देव सीन दैट दोज हु हैव गॉटन द बेनिफिट्स। तो अब लग रहा है कि नहीं, अब हम लोग को भी अब आना चाहिए। सो जो पहले हेजिटेंट थे अब वो वापस से सोच रहे हैं कि नहीं अब घुस सकते हैं। एंड ये ईस्ट इंडिया में और वेस्ट में तो ऑलरेडी वो प्रोसेस चालू हो गया। Also, a lot of shareholders has increased. Like बहुत सारे young लोग में जैसे लोग हो गए या फिर. So post COVID, what had happened? I think the number of Demat accounts has just doubled after COVID, because more people have gotten into investing. You can find research analyst हर गली गली में। तो क्या है कि ये चीज़ है क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया इसमें, and they've seen tremendous wealth creation that has happened in the previous bull run, especially in the small and medium exchanges. तो क्या है कि इवन दो इलिक्विड होते हैं, लेकिन लोगों ने देखा कि बहुत सारी कंपनीज है, जैसे ओरियाना पावर था, जैसे वारी था। दीज कंपनीज हैव come from a very small market cap to a huge market cap. Those investors have really benefited from it. So not a recommendation by any scope of imagination, but these companies have really done well, and investors in these companies have also done well. तो लोगों ने इसका पावर देखा कि कैसे ये छोटी कंपनी बड़ी हो सकती है, एंड साथ में हमारा भी वेल्थ क्रिएट कर सकती है। Hence all the investors coming in. तो सर लिस्टिंग के पहले एंड लिस्टिंग के बाद ऑफ कोर्स कंपनी में चेंजेस आई होंगी बहुत सारी। व्हाट आर द कल्चरल चेंजेस, मे बी द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और द कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेंजेस दैट यू नोटिस्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन या किसी फ्रेंड के ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर लिस्टिंग? तो एक तो सबसे पहले क्या है ना, बहुत बड़ा गेमिफिकेशन हुआ है, इन द सेंस कि अब आपको समझ में आया है कि आप जितना वैल्यू क्रिएट करोगे उतना वैल्यू आपको मिलेगा इन रिटर्न। जो हम लोग पहले सिर्फ सैलरी ड्रॉ करते होंगे कंपनी से, अब क्या है कि जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना मार्केट कैप में मुझे इन रिटर्न मिलेगा। प्राइस, बिकॉज प्राइस इन द लॉन्ग टर्म इज अ स्लेव ऑफ द अर्निंग्स। जितना अर्निंग्स बढ़ेगी मेरे को उतना प्राइस में गेन मिलेगा। तो ये समझ में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट हैज़ गॉटन रियली एक्साइटेड अबाउट दिस, इन द सेंस कि देयर इज नाउ एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट ट्रेमेंडस वेल्थ, नॉट जस्ट फॉर आवरसेल्व्स बट ऑल्सो फॉर द शेयर होल्डर्स। तो ये एक है बहुत बड़ा चेंज। So now we have a functioning legal team. We also have a good accounting team. तो क्या है, because we have to be very prompt when you are listed as a listed entity. तो these are some of the changes that we've seen, जो पहले नहीं था। अब because there is some or other filing requirement, some compliance that needs to be done. तो these teams are in place which help us. पहले ये बहुत intimidating लगता था कि कैसे करेंगे जब लिस्ट होंगे तो, लेकिन धीरे धीरे करने से समझ में आ गया। तो वो बोलते हैं ना कि करने वाले कर जाते हैं, नहीं बाकी लोग बहाने बनाते रह जाते हैं। समथिंग लाइक दैट। जो करना सीख गया ना तो हो गया, यू लर्न हाउ टू डू इट एंड यू गेट यूज्ड टू इट। कि पहले यू वर ऑपरेटिंग इन अ स्मॉलर स्केल, मे बी थॉट प्रोसेस वाज लिमिटेड टू कोलकाता और वेस्ट बंगाल, उसके बाद नाउ यू हैव अ मच बिगर प्लान। और तो क्या होता है ना, विजन में इस तरीके से चेंज आता है। जो मैंने कहा ना कि पहले आप सैलरी ड्रॉ करते थे, अब आपको लगता है नहीं सैलरी तो ठीक है, वो बहुत छोटा चीज़ है। When we compare it to the wealth that I can create, it is huge. So वो एक विजन देखने का तरीका बदल गया। हम लोग डेली ऑपरेशन से निकल गए। मैं तो खैर इन्वॉल्व नहीं था डेली ऑपरेशन में, लेकिन जितने डेली ऑपरेशन से हमारे जो मैनेजमेंट है, इट हैज़ गॉटन आउट। नाउ वी डोंट टॉक अबाउट डेली ऑपरेशंस, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कैसे सेल्स बढ़ाएं, कैसे हम लोग और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, अपना मार्जिन्स कैसे बढ़ाएं, प्रॉफिट्स कैसे बढ़ाएं, कैसे किस और रीजन में घुसना चाहिए हमें, कहाँ पे हम और डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंकिंग जो आज तक कभी नहीं होता था। आज तक इसके पहले क्या होता था, हम लोग खाली प्रॉफिट एंड लॉस लेकर बैठते थे, क्या खर्चा हुआ क्या प्रॉफिट हुआ निकाल के अपने निकल जाते थे। बट ये चेंज हो गया, ये कम्प्लीटली चेंज हो गया।
Now you are creating wealth not just for yourself, you are answerable to shareholders also. Of course. So that has to be done. कि क्या कंपनीज में क्या अपडेट है, व्हाट आर वी डूइंग नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट मूव. तो ये चीज बहुत बड़ा एक चेंज है अपने. कभी ऐसा हुआ है कि you just randomly met a shareholder and he started grilling you on your company, he asked questions and all? सो ये अभी तो नहीं हुआ, बट प्री आईपीओ हुआ था. जैसे मैंने कहा ना कि बहुत बार होता है कि लोग आते हैं, आपको ग्रिल करते हैं आपकी कंपनी के बारे में एंड धमकाते हैं. सो दैट हैज हैपेंड विद अस, व्हिच वाज एन अनफॉर्चुनेट थिंग. बट ठीक है, वी आंसर्ड, वी गेव हिम ऑल द रिप्लाई. देखो, अगर आपने झूठ नहीं बोला ना, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है. So that was it. So we answered him properly and gave him the replies that he wanted, and by God's grace everything went well. So yeah. तो shareholders question पूछते हैं, मतलब a lot of time when I read con calls, they are good questions. Right. So does it also improve your operational efficiency या give a new outlook to the management? I think it's very important. I think investors का question पूछना बहुत ज़रूरी है. इससे क्या होता है, दो चीज़ होता है. एक तो लोगों का ट्रस्ट बढ़ता है, एंड सेकेंडली क्या होता है कि आपसे जब इन्वेस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो आपका भी सोचने का तरीका बदलता है. दैट यू ऑल्सो थिंक, अच्छा ये भी हो सकता था, अच्छा ये भी किया जा सकता है. सो बिकॉज सम ऑफ दीज इन्वेस्टर्स दैट आई हैव सीन अदर कॉन कॉल्स, सम ऑफ दीज इन्वेस्टर्स रियली आस्क गुड क्वेश्चंस. So which is something that the management should be really appreciative of. Yeah. I think ये बहुत ज़रूरी है. From an investor protection perspective, आपको क्या लगता है, like the steps that have been taken by the exchange or the board, are they enough और scrutiny होनी चाहिए? So I think we are a market which is evolving. So there have been steps which are good, which are strict, which is required. But there are some things that might not be required. बहुत सारे filing के processes हैं जो थोड़ा slow कर देते हैं companies को, unnecessarily burden add करते हैं. We can do away with some of those. And also there are some things that can also be added. जैसे हम लोग बात कर रहे थे शेयर के लॉट्स के बारे में, लॉट साइजेस के बारे में. तो ये लॉट साइजेस क्या है ना, ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड जैसे हैं, इन द सेंस कि लिक्विडिटी को ये कम भी कर देते हैं. ये इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन के लिए तो है, बट लिक्विडिटी को कम भी कर देता है. बिकॉज अगर आपको खरीदना बेचना हो, अगर 1-2 शेयर 5 शेयर हो, खरीदना बेचना ईजी होता है. 2,000 3,000 का लॉट साइजेस में बेचना और खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है. बहुत बड़ा मनी मूव करता है एक बार में. तो इसी कारण से क्या है ना, आई थिंक दीज रेगुलेशन शुड बी रिविजिटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड ये होता है. बट बिकॉज वी आर एन इवॉल्विंग मार्केट, इसमें समय लगेगा थोड़ा इसको इवॉल्व करने में, इस चीज़ को. एक्चुअली वो भी है कि a lot of companies do not have that good intent. वो लोग पैसा उठा लेती हैं and they are not really doing justice to the shareholders. राइट. तो ये होता है कि बहुत सारी कंपनीज पैसा उठाती हैं एंड दे आर नॉट, सो बट दे हैव टू बी स्क्रीन्ड बिफोर. दे शुड नॉट बी अलाउड टू कम टू द बोर्ड. They should not be allowed to come to the exchange. And even if some companies do come, they have to be scrutinized, because आपको इतने सारे reports देना है ना exchanges को. जैसे जो recently listed companies होती हैं, उनको बताना होता है कि उन्होंने पैसा कहाँ यूज़ किया. हर 6-6 महीने में, SMEs में हर 6-6 महीने में बताना होता है. एंड अगर आपका 20 करोड़ से ऊपर का इशू साइज होता है, तो आपके लिए एक एक्सटर्नल एजेंसी रखी जाती है, मॉनिटरिंग एजेंसी. तो उसका एक एस्क्रो अकाउंट बनता है जिसके अकाउंट में पैसे आते हैं IPO के, एंड जो आप बिल सबमिट करते हो या रिक्वायरमेंट सबमिट करते हो, तब वो पैसे रिलीज किए जाते हैं. So checks and balances हैं already in place. करेक्ट. तो there are checks and balances to prevent such things from happening. कि इन्वेस्टर का पैसा इधर उधर गलत जगह ना यूज हो. सर, पर एक इन्वेस्टर के लिए भी ज़रूरी है कि वो एक कंपनी को अच्छे स्क्रूटनाइज करे, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम द बोर्ड बट खुद भी एक अवेयरनेस रखे. दैट इज़ वेरी ट्रू. कि इन्वेस्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को अच्छे से स्क्रूटनाइज करके ही चीज़ें करे. तो वो इन्वेस्टर का रिसर्च करना ज़रूरी है, बट ये सब चेक्स रखे गए हैं ताकि कोई प्रमोटर गलत काम ना करे. Even if promoters are doing it, they do it in such creative ways कि पता ही नहीं चलता. For example, the Jaggi brothers case. करेक्ट. तो जग्गी ब्रदर के केस में क्या था, जो हम लोग बहुत लोगों ने फिर बाद में देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा था, ऑपरेशन में सब कुछ अच्छे लग रहे थे, लेकिन जब जहाँ से आप कैश फ्लो देखते हो, तो देखते हो कि नेगेटिव कैश फ्लोज थे. तो अगेन नाउ, अगर आपके वो एनालिसिस में, वो एक फ्रेमवर्क में वो पार्ट था, तो शायद आप एज एन इन्वेस्टर बच जाते कि यार ये प्रॉफिट तो बना रही है लेकिन कैश फ्लो नहीं बना रही. बट अगेन समटाइम्स दीज कैनॉट बी अवॉइडेड. समटाइम्स दीज
go over the site, because of course we are humans, we make errors. So ये scrutiny exchange and board की तरफ से आना ज़्यादा ज़रूरी है. I think this is also the reason सब बोलते हैं कि diversification ज़रूरी है. हाँ, बोलते तो हैं diversification ज़रूरी है. Not to put all your eggs in one basket. To be well diversified so that you do not face a lot of risk. But I do not agree a lot with it. मेरे को लगता है when you diversify a little too much, then आपका risk बहुत generalize हो जाता है. तो as an investor, if you have that capacity to invest in the stock markets, you should be very aggressive and concentrated, is what I feel. Which is very different. How many companies you think is a good number? उसके beyond it becomes a little too diversified. I think सिर्फ diversification का problem नहीं है ज़्यादा companies का होना. I think 15 से 20 companies ऐसी हैं जो आप रख सकते हो अपने पास, क्योंकि कंपनीज जो मेन बोर्ड कंपनीज है हर क्वार्टरली रिजल्ट्स निकालती हैं, एंड जो SME बोर्ड कंपनीज है 6 मंथ्स में रिजल्ट निकालती हैं. अब क्या है कि क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं तो आपको मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज यू ओन दो स्टॉक्स. बट इफ यू हैव 50-30 स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो, it might not be possible to monitor everything. And apart from that, कोई corporate action हुआ, कोई bonus dividend या कुछ announce हुआ, right issues announce हुए, तो ये सब का you'll have to keep track. When you have a very large portfolio, apart from the diversification, एक बार diversification को तो भूल जाओ, monitor करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है. Makes sense. Because of the dynamic market today we have. हाँ, but how will you monitor such a huge portfolio? No, it's very difficult. तो इसीलिए it is recommended to have a concept. I mean it is very contrarian to what others say कि आप diversify करो, आप इसमें भी लगाओ उसमें भी लगाओ. I really think कि आपका portfolio concentrated होना चाहिए, but that is just me, that is my opinion. Okay, moving forward to our last segment. Yeah. I've personally noticed कि there was a friend, listing के पहले उस इंसान के हाव भाव थोड़े अलग थे. He was very informal, मजाक मस्ती and all. जैसे ही प्रोसेस चालू हो गई, he became very formal. He was like very subtle with his words. बहुत सोच समझ के जवाब देता था, and पूरे इस इंसान की बात करने का तरीका ही बदल गया. So have you noticed it in yourself? क्यों होता है ये, क्या रीजन है? I think ये होता है क्योंकि ये डर होता है कि आपको ना कंपनी का कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन ना निकल जाए आपके यहाँ से, आपके मुंह से. So but इसका एक रीज़न ये है कि एक तो डर रहता ही है, संग में क्या होता है ना कि लोगों को पता नहीं होता. जैसे हम लोग जब IPO ला रहे थे तो कोई प्रोस्पेक्टस पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है. सबको बस ये जानना होता है कि क्या दाम मिलेगा, क्या दाम में बेच सकते हैं शेयर को, और कुछ नहीं जानना होता है. खरीदें और क्या दाम में बिकेगा. लेकिन प्रमोटर्स को नहीं पता होता कि क्या दाम में बिकेगा. किसी को नहीं पता होता, जेन्युइनली नहीं पता होता है कि किस दाम में बिक सकता है उस समय शेयर. तो उस चीज़ का एक डर होता है. तो उसीलिए हो सकता है आपका फ्रेंड होगा बहुत फॉर्मल हो गया होगा, आपको नहीं बताना चाह रहा होगा. और कई बार हम लोग को पता नहीं होता कि बोलें क्या. कि कई बार हम लोग पूछते हैं ना कि खरीद लें क्या शेयर, तो हम लोग समझ में नहीं आता क्या बोले. लेकिन फिर बाद में समझ में आया नहीं, हमारी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, तो हम लोग बोलते हैं हाँ हाँ खरीदिए, आपको लॉन्ग टर्म के लिए आप रखो आप. तो दैट वाज व्हाट ही यूज्ड टू से. और क्या होता है ना, ये एक नेचर में चेंज आ ही जाता है, क्योंकि कब आपका कौन इन्वेस्टर कुछ बुरा कर जाए, बिकॉज देयर आर पीपल टू पुल यू डाउन समटाइम्स. So you just have to be a little cautious about you, because as a director in a company, you cannot make a forward-looking statement. Yeah. You cannot promise anything कि ये हम लोग करेंगे, हम लोग ऐसा कर दिए वैसा कर दिए. So everything has to be backed by data or research or something, some document. तो वो सब कारण है कि you have to be very cautious. इसलिए लाइक इन्वेस्टर रिलेशन टीम जरूरी है कंपनी के अंदर. बहुत ज़रूरी है. तो पहले आप IPO लाने के पहले क्या होता था कि आप सारा काम आप ही करते थे. फैक्ट्री का दरवाज़ा भी आप खोलते थे, रात को बंद करते हुए आप ही जाते थे. जिसको अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि जूता पॉलिश से चंडी पाठ आप ही कर रहे हो. तो वही होता था पहले, वही होता था. लेकिन क्या है कि जैसे आप बड़े होते जाते हो, यू नीड टू डिसेंट्रलाइज एवरीथिंग. एक इन्वेस्टर रिलेशन टीम रखनी ज़रूरी है जो ये सबको हैंडल कर सके. इसीलिए अच्छा बोर्ड होना ज़रूरी है, अच्छा लीगल टीम होना ज़रूरी है. सो दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ इट. Do you have any advice for tier 2 or tier 3 businessmen who maybe want to list but are hesitant, who are in the process of listing, just to smoothen out the process? I think एक विजन बड़ा रखिए और दूर का देखिए. क्या होता है हमारे पास, जैसे ही हम 30-40 करोड़ का अगर टर्नओवर करने लग जाते हैं
प्रॉफिट साल का 3-4 करोड़ बन जाता है, तो एक थोड़ी सी रिलक्टेंसी इसलिए आ जाती है क्योंकि अपने सफिशिएंटली कंफर्टेबल हो जाते हैं अपने बिजनेसेस से, अपना लाइफस्टाइल, क्योंकि बिजनेस चालू तो उसी के लिए किया था ना कि अपना लाइफस्टाइल अच्छे से स्मूथली काट सकें, वहाँ पे पहुँच गए। लेकिन अब क्या है कि अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एंड गोल सिर्फ ये नहीं है, बहुत बड़ा एक गोल है, ताकि आप अपनी बिजनेस को 10x 100x कर सको इन द फ्यूचर। और वो तभी हो सकता है जब आप पब्लिक को, लोगों को इन्वॉल्व करोगे अपने साथ, इन द सेंस दैट यू कम थ्रू एन IPO। जो हेजिटेंसी का कारण है, जो लीगल कारण है, अगर आप एक लीगल टीम नहीं बना सकते, आप एक लीगल एडवाइज़र को रखो, जो अच्छा कोई लीगल एडवाइज़र जो जानता हो, जानकार हो इस प्रोसेस के बारे में। अपने मर्चेंट बैंकर से बात करो कि कौन करता होगा, लोगों से मिलो और मर्चेंट बैंकर से मिलो जो आपको बता सके कि नहीं ये प्रोसेस अच्छा है, इस तरीके से जाना चाहिए। बट करो, ये अपॉर्चुनिटी सबके पास नहीं होती, सारे कंट्रीज़ में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास है। एंड अगर हम में भी कोई ऐसा है जो अच्छा बिजनेस कर रहा है, आपको पता है कि ये अच्छा बिजनेस है, तो इस वेल्थ क्रिएशन में ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर पार्ट लेना चाहिए। आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। ये करने से ना आपका दिमाग एकदम खुल जाता है, आप सोचने अलग तरीके से लग जाते हो। सो आई थिंक दैट इज द एडवाइस। पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हो जाता है। आई आल्सो हर्ड कि इंडिया में MSMEs सबसे ज़्यादा है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, आई थिंक अराउंड 6 लाख करोड़ या कुछ शायद MSMEs हैं। 6 करोड़ 6 करोड़ सॉरी या सो 6 करोड़ MSMEs हैं। बट आप सोचिए, इतनी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि खाली 1100 या 1200 उसमें से लिस्टेड है। तो दैट इज़ अ वेरी स्मॉल परसेंटेज। वैसे लेकिन अगर आप इसको कनाडा से कंपेयर करो या UK से कंपेयर करो, तो वहाँ पर ये परसेंटेज काफ़ी बड़ा है। तो यानी कि अभी भी स्कोप है इंडिया में कि ये सब बिजनेस, और हैं बहुत सारे बिजनेसेस हैं। जैसे मैंने बोला ना कि आप अपने शहर में जानते होगे कि कोई अच्छा मिठाई वाला होगा, कोई अच्छा टेलर होगा, कोई अच्छा और कोई काम कर रहा होगा जिसको आप जानते हो इतने साल से कर रहा है, अच्छा बिरयानी वाला है, राइट। तो लोग सब जानते हैं, ये सब कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, सो दे डिजर्व टू कम अप। तो आई थिंक सबको आना चाहिए, जो अच्छे बिजनेसेस हैं आना ही चाहिए। यू विल गेट मच मोर देन you give. The benefits are much more. I think Gen Z and millennials realize this benefit a little more than the older generations. उनके aspirations थोड़े ज़्यादा है। हाँ, not just aspirations. I think वो क्या कि हम लोग तो बाद में घुसे ना, जो फैमिली रन बिजनेसेस हैं वो तो उन लोगों ने स्क्रैच से बनाया, तो उनको वो पार्ट अवे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट यही उनको समझाना होगा कि आप 50 करोड़ का 100% ओन करो वर्सेस आप 250 करोड़ का 75% ओन करो, right? So that is what they need to understand. Okay, all right. That was all our questions. Thank you so much, sir, for having us. Thank you. Please ask our viewers to subscribe our channel and hit the like button. So please subscribe their channel and hit the like and comment and share it with all your family members and all those people who think are going to come with an IPO. Thank you so much, sir. It was good having you. Thank you. Thank you for having me.